सोचो 1999 और 2018 की दुनिया, एक ही छत और एक ही दरवाजा और दो अनजान लोग। वेलकम टू द क्रेजियस्ट टाइम ट्रेवल अपार्टमेंट। एक तरफ है 2018 में ज़ियादो, जो कि एक शानदार आर्किटेक्ट है जो कि अपना पुराना घर वापस पाना चाहती है। दूसरी तरफ है मिंग, जो कि 1999 का एक स्ट्रगलिंग प्रॉपर्टी डीलर है। दोनों एक ही घर पे रह रहे हैं, लेकिन 19 साल के अंतर पे। ये कोई सपना नहीं, बल्कि ये है हाउ लॉन्ग विल लव यू की कहानी। और यहाँ पे कोई टाइम ट्रेवल नहीं, बल्कि टाइम मिक्स हुआ है। चलो देखते हैं इस पागल पर दुनिया की कहानी। लाइफ दोनों की अपनी अपनी जगह ठीक चल रही थी। ज़ियादो अपनी बोरिंग कॉर्पोरेट लड़ाई से लड़ रही थी और मिक अपने घटिया प्रॉपर्टी डील से। और फिर एक दिन उन दोनों की दुनिया आपस में टकरा जाती है। ज़ियादो को अपने बाथरूम में कीचड़ से भरा कपड़ा मिलता है और मिंग को अपने कबाड़ में मॉडर्न लेडी की फैंसी ड्रेस मिलती है। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, भूत, जादू या क्या है ये सब। लेकिन भूख और थकान के कारण दोनों सो जाते हैं। अब अगले दिन जब मिंग उठता है, तब ज़ियादो उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारती है। असल में अब इन दोनों की दुनिया पूरी तरह से मिक्स हो चुकी होती है। इनका आधा कमरा 1999 का हो चुका था और आधा कमरा 2018 का। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ज़ियादो मिंग को काफी ज्यादा मारती है। जब मिंग बाहर देखता है, तब उसे 1999 की दुनिया दिखाई देती है। लेकिन जब ज़ियादो मिंग के दरवाजे से बाहर देखती है, तब उसकी आंख एकदम फटी की फटी रह जाती है। बाहर की दुनिया 1999 की है, पुराने लोग, पुराने घर। और जब वो अपने दरवाजे से बाहर देखती है, तब 2018 की दुनिया उसे दिखाई देती है। मिंग के पास कैश और ज़ियादो के पास स्कैनर था। अब दोनों को समझ में आ जाता है कि दरवाजे के बीच एक टाइम ट्रेवल ब्रिज है। दोनों एक ही जगह पर अलग अलग समय में है। ज़ियादो ने मिंग को एक बार फिर से थप्पड़ मारा, बस ये चेक करने के लिए ये कोई सपना तो नहीं है। अब जाके शुरू होती है असली स्ट्रगल। ज़ियादो ने मिंग से कहा कि तुम 1999 में मेरे डैड से जाके मिलो, क्योंकि उस साल वो जिंदा थे। लेकिन मिंग ने उसे चेतावनी दी कि दो दरवाजे को एक साथ मत खोलना। लेकिन ज़ियादो नहीं मानती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, कमरा आपस में मिलने लगता है। अब जल्दी से वो दरवाजा बंद करते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि अब उन दोनों को एक ही साथ एक ही जगह पे रहना होगा, वो भी 19 साल के अंतर पे। तब तक, जब तक कि ये टाइम ट्रेवल का पागलपन खत्म नहीं हो जाता। जिसके बाद मिंग ज़ियादो को 1999 में उसके डैड के पास लेकर जाता है। ज़ियादो अपने पिता को खुद के छोटे रूप के साथ खेलते हुए देखकर एकदम से भावुक हो जाती है। वो उनके पास मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है, टाइमलाइन एक बार फिर से क्रैश होने लगती है। उनके आसपास की जगह में तेज भूकंप और जोरदार आवाजें आने लगती है। मिंग उससे कहता है कि ये टाइम ट्रेवल की चेतावनी है। तुम अपने फ्यूचर या फिर अपने पास्ट की किसी भी रूप से जाके मिल नहीं सकती हो। इसके बाद ज़ियादो वापस से अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है 2018 में। ज़ियादो मिंग को अपना एडवांस लैपटॉप दिखाती है। 1999 के मिंग के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। वो तुरंत ही लैपटॉप में अपना नाम मिंग लिख के सर्च करता है कि 19 साल बाद उसकी जिंदगी कैसे है। लेकिन जैसे ही वो सर्च करता है, आसपास की दीवारें फिर से आपस में मिलने लगती है। और तब जाके इन्हें समझ में आता है कि टाइम ट्रेवल का सबसे खतरनाक नियम, पहला, कोई भी अपने अतीत के किसी भी खास व्यक्ति से नहीं मिल सकता है और ना ही खुद से। और दूसरा, कोई भी अपने फ्यूचर या पास्ट से कोई भी जानकारी नहीं ले सकता है। अब दोनों को समझ में आ जाता है कि दोनों एक ही अपार्टमेंट में फंसे हुए हैं और दरवाजा खोलना भी एकदम अजीब है। मिंक अपने 1999 के दरवाजे से बाहर जा सकता है और ज़ियादो अपने 2018 के दरवाजे से। एक तरफ मिंक और ज़ियादो इस अपार्टमेंट में फंसे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा खेल चल रहा होता है। एक साइंटिस्ट और एक अमीर बिजनेसमैन मीटिंग में होते हैं। साइंटिस्ट कहता है कि उन्होंने एक डायमेंशन टाइम ट्रेवल मशीन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी इस जगह पे ना बन के बल्कि किसी और जगह पे बन गई है। वो उस टाइमलाइन को खोजने की कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन का इरादा होता है कि वो उस टाइमलाइन को खोज के ढेर सारा पैसा कमाएगा। हालांकि हमें बिजनेसमैन का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता है। अब रात में जब दोनों सोने जाती है, तब ज़ियादो भावुक हो जाती है। वो मिंग को बताती है कि अपने डैड को खोजने के बाद उसका बचपन का घर भी बिक गया है। अब उसका इकलौता लक्ष्य उस घर को वापस खरीदना है। यही वजह है कि वो अपने डैड की कार की को हमेशा अपने पास रखती है। अब अगले दिन ज़ियादो 2018 के अपने ऑफिस के लिए निकलती है। वो एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, लेकिन एक शर्त पे,
कि वो अमीर आदमी उसका पुराना घर उसे खरीद के वापस देगा। उसे एक अमीर आदमी मिलता है, लेकिन वो दिखने में काफी उम्रदराज लगता है। वो उसकी सारी शर्त मान लेता है। वो ज़ियादो को झांसा देते हुए कहता है कि घर खरीदने के लिए उसके पास छोटे मोटे कैश नहीं है। ज़ियादो उसकी बात मान के उसे एटीएम से पैसे कुछ निकाल के दे देती है, लेकिन वो आदमी पानी पीने के बहाने उसके सारे पैसा लेकर वहां से भाग जाता है। ज़ियादो को कुछ ही देर में एहसास हो जाता है कि वो आदमी कोई अमीर नहीं था, बल्कि एक छोटा मोटा चोर था। इस बीच वो घंटों तक वहां पे बैठी होती है। इस बीच पुलिस वहां पे आके जांच करती है। वही 1999 में मिंक ऑफिस में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है। वहां पे उसका बॉस, मैनेजर और एक और एम्प्लॉय आता है। बॉस कहता है कि उन्हें आगे चल के और भी खतरनाक बिजनेस करना है और इसके लिए मेरे पास एक खतरनाक प्लान है। बॉस के जाने के बाद मैनेजर जूनी उस एम्प्लॉय के साथ मिलकर बॉस को धोखा देके उसके पैसे लूटने का प्लान बनाता है। वॉशरूम में मिंग जूनी की सारी बात सुन रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ से कुछ गिर जाता है और जूनी को उसके बारे में पता चल जाता है। और जूनी मिंग का पैर पकड़ के उसे बाहर खींच के निकालता है। जूनी मिंग को सारा प्लान सुनने के लिए पकड़ लेता है। मिंग बिजनेस लोन पाने की कोशिश कर रहा था। जूनी मिंग से कहता है कि वो लोन अरेंज करवा देगा, पर शर्त यह है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा जो अभी यहाँ पे बात हुई है। थोड़ी देर बाद जूनी मिंग को अपने कमरे में बुलाता है। जूनी उसे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि वो उसे लोन नहीं देगा, क्योंकि मिंग के पास जूनी के धोखे का कोई भी सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि जूनी मिंग को नौकरी से निकाल देता है। मिंग उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बार बार उससे कहता है कि मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा, लेकिन जूनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। वो उसे नौकरी से निकाल देता है। वही 2018 में ज़ियादो को अपने बचपन के घर को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वो अभी एक ज्वेलरी शॉप में काम कर रही होती है। वहां पे उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड जिया ओया आती है। जिया ओया बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो एक अमीर आदमी से शादी कर चुकी होती है। जिया ज़ियादो को बताती है कि वो कितनी अच्छी लाइफ जी रही है। ज़ियादो भी उसकी ये बात सुनने के बाद वो भी फेंकना चालू करती है कि उसका भी एक बहुत ही अमीर बॉयफ्रेंड है। वो हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहता है। जिया उसे रात के खाने में अपने पति के साथ इनवाइट करती है। अब ज़ियादो मुश्किल में फंस जाती है। इस झूठ को सच साबित करने के लिए वो मिंग के पास जाती है और उसे अपना पति बन के एक्टिंग करने के लिए कहती है। ज़ियादो मिंग के लिए एक महंगा सूट किराए पे लेती है। वो मिंग को तैयार करती है ताकि वो एक अमीर बिजनेसमैन जैसा दिखे। वो दोनों जिया और उसके पति चैंग से मिलने के लिए जाते हैं। ज़ियादो मिंग को अपने अमीर पति के रूप में सभी से मिलवाती है। मिंग 2018 के फैंसी ड्रेस और माहौल में खुद को अच्छे से रख नहीं पाता है। डिनर के वक्त मिंग इतनी तेजी से सब कुछ खाता है जैसे वो सालों से कुछ खाया ही ना हो। खाने के बाद वो अपना कोट उतार के साइड में रखता है। जिया और चिंग देखते हैं कि मिंग के कोट पे किराए के कपड़े लिखे हुए हैं। ये देखकर वो दोनों मन ही मन हंसते हैं, लेकिन मिंग को कुछ भी पता नहीं होता है कि उस कोट में क्या लिखा है। इसलिए वो अपनी अमीरी की सेखी उनके सामने दिखाने लगता है। वो कहता है कि उसके पास बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है। अपनी अमीरी साबित करने के लिए ज़ियादो उन्हें एक फेक डायमंड रिंग दिखाती है, जो कहती है कि करोड़ों की है ये। तभी वो रिंग उसके हाथ से गिर जाता है और जलती हुई मोमबत्ती के पास चला जाता है और वो एकदम से पिघल जाता है। ये देखकर जिया और चिंग बहुत ही जोर से हंसते हैं और ज़ियादो को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। वो खुद को दुखी समझ के मिंग के सामने रोने लगती है, लेकिन तभी टीवी पे लॉटरी टिकट का रिजल्ट आता है। ये देखकर उन दोनों को एक आइडिया आता है, क्योंकि 2018 वाली ज़ियादो को 1999 वाली लॉटरी टिकट के बारे में सब कुछ पता होता है कि कौन सी लॉटरी टिकट जीतने वाली है। अगले दिन वो मिंग की टाइमलाइन 1999 में जाके लॉटरी टिकट खरीदते हैं। अब उन्हें अच्छे से पता है कि वो जीतने वाले हैं, इसलिए वो अच्छे से मौज मस्ती करते हैं। ज़ियादो मिंग को 2018 में लेकर आती है और दोनों बार में जाते हैं। खूब सारी ड्रिंक करने के बाद जब बार का स्टाफ उनसे पैसे मांगने के लिए आता है, तब ज़ियादो कहती है, फिलहाल आज मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए लो तुम मेरा पर्स रख लो और मैं कल वापस आऊंगी, तुम्हें तुम्हारा पैसा देकर अपना पर्स वापस लेकर चली जाऊंगी। जिसके बाद अगले दिन वो दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड में उठते हैं और अपनी लॉटरी टिकट चेक करते हैं। और खुशी की बात तो ये होती है कि वो लोग लॉटरी टिकट जीत भी जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते उनकी खुशी निराशा में बदल जाती है। वो देखते हैं कि लॉटरी टिकट पे लिखे हुए नंबर मिट रहे हैं। लॉटरी टिकट जीतना एकदम नामुमकिन था, क्योंकि आप टाइम में हेरा फेरी करके अमीर नहीं बन सकते हैं। अब ज़ियादो को उसका गिरवी रखा हुआ पर्स वापस चाहिए, इसलिए वो बार पे जाती है।
लेकिन स्टाफ कहता है कि पहले पैसा वापस दो, इसके बाद तुम्हें ये पर्स मिलेगा। अब पैसे ना होने की वजह से जियाजो और मिंग निराश होकर वापस लौट रहे होते हैं। तभी शहर की एक बड़ी सी बिल्डिंग में एक ऐड चल रहा होता है, जिसमें मिंग खुद को देखता है अपने फ्यूचर वर्जन को, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका होता है। मिंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे बन गया है। वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे फ्यूचर मिंग मौजूद होता है। जैसे ही मिंग अपने फ्यूचर वर्जन के करीब जाता है, तभी वहां पे भूकंप आने लगता है। वही 1999 वाला मिंग गिर जाता है और उसके हाथ पे चोट लग जाती है। और तभी फ्यूचर मिंग, जो कि वहां से जा रहा होता है, वो देखता है कि उसके हाथ में भी ठीक उसी जगह वैसी ही चोट लगी हुई है। इससे ये पता चलता है 1999 वाले मिंग की हर हरकत 2018 वाले मिंग के ऊपर इफेक्ट कर रही है। हमें ये भी बताया जाता है कि वो सफल बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि मिंग ही होता है, जिसका चेहरा हमें स्टार्टिंग में नहीं दिखाया गया था। और तो और वो साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि 1999 में मिंग को नौकरी से निकालने वाला मैनेजर जूनी ही होता है। जूनी साइंटिस्ट के रूप में फ्यूचर मिंग को बताता है कि 1999 वाला मिंग जियाजो के साथ उसकी टाइमलाइन में वापस आ रहा है, जिससे फ्यूचर में काफी ज्यादा परेशानियां आ रही है और फ्यूचर मिंग की काफी ज्यादा याददाश्त भी मिट रही है। इधर 1999 वाला मिंग ऑफिस जाता है और अपने मैनेजर जूनी को इस्तीफा दे देता है। उधर फ्यूचर मिंग जियाजो से ज्वेलरी में मिलने के लिए आता है और उसे डेटिंग के लिए लेकर जाता है। वो उसे एक शानदार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन जियाजो इतनी ज्यादा खुश नहीं होती है जितनी वो 1999 वाले मिंग के साथ होती है। फ्यूचर मिंग जियाजो से कहता है कि वो जानता है कि वो 1999 वाले मिंग के साथ रह रही है, लेकिन अब उसे रुकना होगा। वो जियाजो से एक सौदा करता है, वो उसे उसका बचपन का घर खरीद के उसे दे देगा। लेकिन इसके लिए जियाजो को 1999 वाले मिंग को हमेशा के लिए छोड़ के उससे दूर जाना होगा, ताकि फ्यूचर मिंग का भविष्य सुरक्षित रहे। जियाजो मान जाती है, पर घर के लिए नहीं बल्कि ये सोच के कि उसकी वजह से 1999 वाले मिंग की जिंदगी खराब ना हो, क्योंकि वो आगे जाके बहुत ही ज्यादा अमीर बनने वाला है। अब अगले दिन जियाजो अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो मिंग को छोड़ के जाने के लिए काफी ज्यादा उदास रहती है। जाते जाते वो दरवाजे को पूरी तरह से लॉक नहीं करती है, दरवाजा हल्का सा खुला रह जाता है। मिंग ये नोटिस कर लेता है। वही 1999 में जूनियर अपने बॉस के ऊपर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे काफी ज्यादा ड्रिंक भी पिलाता है। जूनी का प्लान है कि वो मालिक को नशे की हालत में मारेगा, ताकि सभी को लगे कि ये बस एक हादसा है। उधर 2018 में जियाजो अपने घर में लौटती है, उसे वहां पे वो पर्स दिखाई देता है जो कि उसने बार में गिरवी रखा था। इस बीच फ्यूचर मिंग 2018 वाला जियाजो के घर में आता है, जो कि उसने उसी के लिए खरीदा था। जियाजो फ्यूचर मिंग को धन्यवाद देती है, लेकिन वो उसकी अमीरी और किसी भी चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। फ्यूचर मिंग जानता है कि जियाजो इतना परेशान क्यों है। वो उसे एक लिफाफा देता है और उससे कहता है कि मेरे जाने के बाद इसे खोलना। फिर मिंग जियाजो को किस करता है। जियाजो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वो मिंग के फ्यूचर को बचाना चाहती है, जबकि फ्यूचर मिंग जानता है कि वो 1999 वाले मिंग की जगह ले चुका है। उधर 1999 में मिंग को जूनी का फोन आता है, जो कि उसे एक बीच पे बुलाता है। मिंग एकदम हैरान होता है कि वो उसे क्यों बुला रहा है, क्योंकि वो नौकरी पहले ही छोड़ चुका है। मिंग उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे जूनी और उसका दूसरा साथी घायल ओनर को लेकर खड़े हुए थे। जूनी मिंग से ओनर को गाड़ी में डालने के लिए कहता है। जूनी का प्लान है कि वो ओनर को मार के उसे एक्सीडेंट दिखाएगा। अब मिंग तुरंत समझ जाता है कि ये ओनर कोई और नहीं बल्कि जियाजो के डैड है। मिंग को कार पे बना लोगो याद आता है और इसी हत्या की वजह से मिंग को प्रमोशन मिला था और वो फ्यूचर में इतना ज्यादा अमीर बना था। और तो और जियाजो का घर भी इसी धोखे की वजह से बिका था। अब मिंग को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो तुरंत ही ओनर को बचाने का फैसला करता है। वो जूनी को रोकता है और ओनर को बचा के वहां से जाने का फैसला करता है। अब जैसे ही मिंग ये बड़ा सा बदलाव करता है, फ्यूचर मिंग जो कि अपनी गाड़ी चलाते हुए कहीं पे जा रहा था, वो अचानक से गाड़ी चलाते हुए ही गायब हो जाता है। और जियाजो का घर भी अब उसका नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है। अब टाइमलाइन रीसेट हो जाता है और हम छोटी सी जियाजो को देखते हैं, जो कि अपने घर में अपने पिता के साथ खेल रही होती है। वही टाइम पास्ट में जाने की वजह से सब कुछ धीमे धीमे बदलने लगता है। मिंग सब कुछ बदलते हुए देख रहा था। अब मिंग समझ जाता है कि जियाजो भी गायब होने वाली, इसलिए वो दौड़ के उस अपार्टमेंट की तरफ भागता है। मिंग जियाजो से मिलता है। मिंग जियाजो से कहता है कि अब तुम धीमे धीमे करके गायब होने लगोगी, और देखते ही देखते वो धीमे धीमे करके गायब होने लगती है।
अब तुम मुझसे उम्र में 7 साल छोटी हो जाओगी, तुम तो मुझे नहीं जानोगी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानूंगा। 8 साल बाद जियादो अपनी पसंदीदा सॉन्ग सुनते हुए एक दुकान के पास जाती है। वो अब बड़ी हो चुकी होती है। मिंग भी वहां पे आता है। मिंग उसे देखते ही पहचान जाता है और वो उसके पास आता है, लेकिन जियादो उसे नहीं पहचानती है, इसलिए वो उसका अच्छे से स्वागत करती है। जियादो मिंग से चोर समझते हुए उसे पूछती है, तू कौन है और मेरे पास क्यों आ रहा है? मिंग मुस्कुराता है। वो जानता है कि उनके प्यार की कहानी हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होगी, और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।